भाइयों बहनों, आज का दिन 1 मई एकमात्र ऐसा दिन है पूरी साल में जिसने सरहदें तोड़ी हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज का दिन मनाया जाता है और एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लाल झंडे उठा के तमाम मेहनतकश जमात, कमा के खाने वाले तमाम लोग झंडा उठा के सड़कों के ऊपर उतरते हैं। किस बात को लेके कि 1 मई के दिन जो चर्चा साथियों ने की 1886 में जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज भी वो लड़ाई जारी है, खत्म नहीं हुई है, ये बताने के लिए और अपनी जंग का ऐलान जारी रखने के लिए देश की सत्ता के खिलाफ, दुनिया भर की अलग अलग देशों की सत्ता के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी है, ये बताने के लिए लोग सड़कों के ऊपर उतरते हैं। हिंदुस्तान में भी मई दिवस को मनाते हुए 100 साल होने वाले हैं। 1923 में पहली बार हिंदुस्तान में मई दिवस मनाया गया था। तमिलनाडु के अंदर कॉमरेड सिंगारवेलू के नेतृत्व में झंडा फहराया गया था। उसकी भी शताब्दी साल अभी शुरू हो जाएगी, 100 साल होने वाले हैं। लेकिन 1886 के बाद से लेके आज तक जो लड़ाई उस टाइम शुरू हुई थी, लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी। जो लाल झंडा आज आप उठा के चलते हैं वो 86 से पहले लाल नहीं था। जो मजदूर का सबसे प्यारा झंडा है वो असलियत में उसी के खून में रंग के लाल हुआ है। उस टाइम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, काम के घंटे तय किए जाएं, वेतन तय हो, नौकरी की गारंटी, पक्की नौकरी की गारंटी हो, संघर्षों के बल पर यह लागू तो करवा लिया कि 8 घंटे से ज्यादा कोई किसी से काम नहीं ले पाएगा। लेकिन आज 100 साल से ज्यादा उस आंदोलन को हो चुके, लेकिन जब अपने यहां देखते हैं तो हालात बदली नहीं है। देश में जो सरकारें सत्ता में रही, देश की आजादी के बाद के कुछ समय को अगर छोड़ दें तो नीतियों में बदल नहीं आया है। पिछले 7.5 साल में खास करके लोगों ने लड़के काम के घंटे तय करवाए थे। इस सरकार ने नए कानून ये लोग लेके आ गए, लेबर कोड के तहत 4 लेबर कोड बना दिए, जिसके तहत 8 घंटे का कानूनी अधिकार को, काम करने का कानूनी अधिकार कि 8 घंटे से ज्यादा कोई किसी से काम करवा नहीं सकता, उसको खत्म करने का प्रस्ताव देश की संसद में ये लोग पास कर चुके। मालिक चाहे 12 घंटे ड्यूटी ले, 14 घंटे ले, 16 घंटे ले, राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया, वो तय करे। न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं। देश का स्तर पर मांग उठ रही है कि 24,000 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए, लेकिन देश की सरकार कह रही है कि 178 रुपए से शुरू करो, फ्लोर रेट तय कर दिया। तो जिन कानूनों को बढ़वाने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी, देश की आजादी के आंदोलन में लोग लड़े थे। साथी फूल सिंह बता रहे थे 8 अप्रैल 1929 को शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त असेंबली में विस्फोट करते हैं, यही कह के कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। किस बात के खिलाफ होता है? 2 कानून हिंदुस्तान की असेंबली में अंग्रेज सरकार लेके आ रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। औद्योगिक विवाद अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, वो दोनों कानून अगर लागू होते
तो भगत सिंह की कलम से उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में ये कानून आ रहे हैं। आज से 5 साल 6 साल पहले अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश जो संसद थी, उसमें ये कानून लेके आ चुके कि हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी लगाई जाए। पब्लिक ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत आप हड़ताल नहीं कर सकते। उसी के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती थी अंग्रेजी सरकार। पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत लड़ने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने विद्रोह किए अंग्रेजों के खिलाफ, बगैर किसी मुकदमे में उठा के उसको जेल के अंदर डालने का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे अंग्रेज, उन कानूनों के तहत। और ये बात आजादी के आंदोलन के दौर की है। आज देश आजाद है, चुनाव हम करते हैं, अपने वोट से राज चुना जाता है। चुनी हुई सरकार ने आज फिर वही वैसे ही कानून, नाम बेशक उसका ट्रेड डिस्प्यूट बिल नहीं है, नाम बेशक उसका पब्लिक सेफ्टी बिल नहीं है, लेकिन ठीक वैसे ही कानून ये लेबर कोड के तहत वो लोग लेके आ गए। हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी, हड़ताल नहीं कर सकते आप लेबर कोड अगर लागू हो गए तो। पब्लिक सेफ्टी बिल जैसा ही कानून यूएपीए लेके आ गए। अनेकों लोगों को, कोई लेखक है, मजदूर नेता है, किसानी के आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उठा के जेलों के अंदर डाल दिया। 2-2, 3-3 साल से जेलों के अंदर बंद है, कोई जमानत तक नहीं हो रही उनकी। तो क्या फर्क रह गया अंग्रेजों के राज में और देश की आजादी के बाद जो लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता है, लोगों के द्वारा चुना गया राज है। ठीक कह रहा था कपूर कि एक टाइम था जब युद्ध करके, हमला करके दूसरे देश के ऊपर कब्जा करते थे, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने नारा लगाया था, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आज भी युद्ध करके डायरेक्ट हो सकता है कब्जा नहीं किया जा रहा, छोड़ के एक आध जगह को, लेकिन नए तरीके की स्थिति पैदा हो गई। हमारा देश सीधे तौर पे, एक टाइम था जब वो निर्गुट आंदोलन का नेतृत्व करता था। आज वो अमेरिका का तलेटू बन के बैठा है, गड़बड़ियां कर रहा है साम्राज्यवाद के साथ। हमारे देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट सीधे तौर पर देश की सत्ता कॉरपोरेट के साथ साझीदार नहीं है, कॉरपोरेट देश की सत्ता को चला रहे हैं। 7 साल पहले जिस अडानी को कोई पूछता नहीं था, आज वो दुनिया का 5वें नंबर का पूंजीपति बन गया, दुनिया का 5वें नंबर का पूंजीपति। कल एक जगह बात कर रहा था, एक भाई खड़ा होकर बोला 5वां नहीं जी, चौथा बन गया। उसके ही बापा बतलान लाग रहे तड़के था कि मेरा तीसरा बना पावे। रोज संपत्ति बढ़ रही है, रोज पैसा बढ़ रहा है, लेकिन देश की आम जनता की हालात तो नहीं बदल रही। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देश की आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उनसे निचोड़ के चंद हाथों में दिया जा रहा है और सरकार उसकी साझीदार है इस सारे फैसले को करने में। ये लेबर कोड लाने का मकसद भी यही है कि कैसे मजदूर की लूट बढ़े, कम से कम तनख्वाह पर ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लिया जाए। यही तो कारण है लेबर कोड लाने के पीछे। जो कानून चाहे न्यूनतम वेतन का, चाहे काम के घंटे का, चाहे पक्की नौकरी का, जो लोगों ने लड़के हासिल किए थे आजादी के आंदोलन के दौर में भी, उसके बाद भी 29 कानूनों को बदल के ये लेबर कोड लेके आए। निर्माण मजदूरों का कानून भी उसी में शामिल है, प्रवासी मजदूरों का कानून शामिल है। हम कह रहे हैं स्कीम वर्कर की साथी लड़ती है, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील की नौकरी पक्की हो क्योंकि काम पक्का है। लेकिन देश की सरकार नया कानून ले आई, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठेका प्रथा भी नहीं। फिक्स टर्म का मतलब तय अवधि के तहत आपको 2 घंटे का काम देंगे, 3 घंटे का काम देंगे। आपको हो सकता है साल भर में 20 दिन का काम मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कितने दिन का मिलेगा। चौकीदार कह रहे हमें पक्के करो, सफाई कर्मचारी कह रहे हमें पक्के करो। अगले राय नया काट दिया कि कोई पक्के कच्चे का चक्कर नहीं, दिन में 2 घंटे काम करो, 50 रुपये लो, अपने घर जाओ।
किसके लिए कर रहे हो? देश के जो बड़े धनाढ़ लोग हैं, जिन्होंने राज बनवाया है, जिन्होंने राज को बनाने के लिए पैसा खर्च किया है, ऐसे ही थोड़ी अहमदाबाद से जहाज लेके अडानी का उठता था रोजाना चुनाव के टाइम पे। अब सूत बैठ रहा है तो अपने पैसे पूरे कर रहा है। हरियाणा में भी बिजली का संकट है, अडानी के साथ समझौता है बिजली का। ईब अगला न्यू का समझौता तो फालतू पीछे देने पड़ेंगे, कोयले के रेट बढ़ गए। पहले फालतू मिल रहे थे उसको, ईब और रुपये चाहिए, और हरियाणा की सरकार देगी वे पीछे। उनके मुंह कैसे भरे जा सके, उनकी जेबें कैसी भरे जा सके, उनके खजाने कैसे भरे जा सके, इस पर काम देश की और प्रदेश की सरकार कर रही है। ऐसी हालात में मजदूर आंदोलन के सामने, देश की मेहनत कश जमात के सामने ये काम बनता है। जहां एक तरफ लड़ाई है अपने काम को बचा के रखने की, जहां एक तरफ लड़ाई है अपने वेतन की, आर्थिक मसलों की, अपनी दिहाड़ी की लड़ाई है, लाभ मिलते हैं अलग अलग कल्याण बोर्डों से, उनको बचाने की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ लड़ाई ये भी है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि खोट देश की सरकार की नीति के अंदर है। जब तक नीति नहीं बदलेगी, जब तक लोगों की जिंदगी में बदलाव आ नहीं सकता। तो लड़ाई हमारी नीतियों को बदलवाने की लड़ाई के अंदर भूमिका अदा करें, ये मई दिवस का पूरे देश के अंदर आज के दिन पैगाम है। और जब कोशिश करते हैं लोग, तो सत्ता में बैठे हुए लोग वो उनके बीच में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जहर फैलाते हैं। यहां सब मजदूर इकट्ठा बैठे हैं, लेकिन जाति का नाम आ जाए तो इस पार्क के कॉर्नर कोने खत्म हो जाएंगे। इतनी जगह पापा जा सकते हैं, बट जाएंगे अलग अलग जगह पे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी की घटना, आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, लेकिन साजिश रच के बाहर के लोग गए, वहां पर लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करवाया। बुलडोजर लेके एमसीडी भी पूछ गई कि अवैध कब्जे हैं, मुस्लिम्स को निशाना बनाया गया। वो तो अच्छी बात है, वहां इलाका के लोगों ने प्रयास करके किसी तरीके से भाईचारा बना रहे, शांति कायम की, लड़े लोग इलाका के भी उसके खिलाफ कि बाहर के लोग आके बदमाशी करते हैं। हमारे यहां भी ये भिवानी की घटना है, मजार तोड़ दी गई, मजार की जगह पर हनुमान का फोटो धर दिया। अरे हमारे लोग तो, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो किसी जाति का है, घने गांव ऐसे जिनमें पीर की मजारे है, कड़े नौगजा पीर है, कड़े कुछ है, सब साझे तौर पर अपने अपने विश्वास है, पूछते आए। लेकिन आज ये भेद कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामनवमी के नाम पर पूरे देश में दंगे करवाए जाते हैं, सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं सब कुछ। ये पटियाला की घटना है आपकी 2 दिन पहले की, हिंदुओं के सिखों के बीच में झगड़ा। क्यों? क्योंकि देश में जो सत्ता बैठी है उनको पता है कि क्योंकि नीतियों में तुम्हारे खोट है, लोगों के खिलाफ तुम काम कर रहे हो, तो इनकी नजर बांधे बगैर, नजर अगर इनकी बांध के रखोगे जाति और धर्म के नाम पर, तो तुम्हारी सत्ता कायम रह सकती है। अगर इनको पता चल गया असलियत में घटित क्या हो रहा है, तो तुम्हारी सत्ता बचने वाली नहीं है, तख्ता पलट होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए साथियों, आज जरूरत है कि हमें हमारी लड़ाई को, अपनी लड़ाई की धार को तेज करना चाहिए और फैसला करना पड़ेगा कि हम किसके हक में हैं, किसके पाले में हैं। और ये तो साबित हो रहा है, ये जो महामारी आई कोरोना की, उसने तो खुले तौर पर साबित कर दिया कि कौन सी सत्ता है जो देश के अपने लोगों के हित में काम करती है। बड़े बड़े देश अमेरिका, इटली जैसे, जिनमें बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं थी, जो न्यू के करते भारत बेहतर इलाज कितने नहीं, इस बीमारी के आने के बाद सबसे ज्यादा लोग वहीं पर मरे हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर थी। किन के लिए थी? जिनकी जेब में पैसा है, खाते पीते जो लोग हैं। कौन लोग मारे गए? मारे वो गए जो रोजाना मजदूरी करते थे, मजदूर थे, मेहनत करके खाने वाले जो लोग थे, वो मारे गए, इस महामारी का शिकार हुए। दूसरी तरफ चीन, जहां से ये बीमारी पैदा हुई, वियतनाम, क्यूबा, कोरिया जैसे देश, जिन
जिनने अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च किया। सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं थी, अमेरिका जैसा नहीं कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया, जिसकी जेब में पैसा है वो इलाज करवाओ, निशर्त के मरो। उसके ठीक विपरीत क्यूबा में, वियतनाम में, कोरिया में, चीन में जो समाजवादी देश है, उनने ये साबित किया कि सरकारी ढांचे के अंदर ही लोगों का इलाज संभव है। तो जिस व्यवस्था की ये डींगे मारते हैं, बेहतर बताते हैं, जिसको ये कहते हैं कि निजीकरण करके बेहतर हो सकता है, वो इस महामारी ने उसकी पोल खोल के रख दी। बुरी तरीके से वो व्यवस्था फेल हुई। समाजवादी देश जिनने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया, वो इस बीमारी का मुकाबला कर पाए। हमारे देश में भी, केरल में जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, लाल झंडे की सरकार है, उनने भी बहुत बेहतर तरीके से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि सरकारी ढांचा है गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का, वो भी तभी मुकाबला कर पाए। पूरे देश से लोग पैदल पलायन करके अपने अपने घरों को जा रहे थे। केरल से किसी मजदूर ने पलायन नहीं किया, क्योंकि जो मजदूर बाहर का गया हुआ था, उन्होंने मेहमान श्रमिक नाम दिया, प्रवासी श्रमिक नहीं कहा। उनके लिए खाने पीने का, रहने का प्रबंध किया। जब जाना चाहो तब चले जाना, भूखे मरने की नौबत नहीं आने देंगे। ये फर्क है। तो समझना हमें भी पड़ेगा कि देश में सत्ताधारी जो लोग हैं, वो इस ऐसी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा। आज हालात ऐसी बन गई, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको निजी हाथों में देने का फैसला, आयुष्मान भारत यही है और कुछ नहीं है। रोडवेज, रेल, हवाई अड्डा, हवाई जहाज की एक कंपनी थी देश की। इस बार के बजट में देश की वित्त मंत्री कहती है कि हमें बड़ी खुशी है कि एयर इंडिया दोबारा से टाटा के पास चली गई। अरे एक के तो कंपनी थी सरकारी, वह तुमने फिर निजी हाथों में दे दी और इस बात की तुम्हें खुशी है। वो सारे सरकारी महकमों को बेचना चाहते हैं। एसकेएस के साथी बैठे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तमाम सरकारी महकमों को आप कह रहे हैं कि हेल्थ के अंदर सरकारी ढांचा मौजूद रहेगा तो लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और आपा तो सब भुगत भोगी है। मेरे से बड़े जितने लोग हैं उनकी बाजू के ऊपर निशान है सबके। क्यों? ये नस्तर बोलिया करते आड़े के और खंदे होंगे, टिक्के लगते थे, हैं? नस्तरे बोलिया करते ना, सबका लगते थे। वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं लगाए, सरकारी ढांचे ने लगाए। कोरोना की वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं की, सरकारी ढांचे ने की। अगर यू प्राइवेट के हाथ में होता, पोलियो की दवाई पिलानी अगर प्राइवेट के हाथ में होती तो नहीं पिलाई जानी थी, नहीं लगने थे लोगों को इंजेक्शन, नहीं होना था वैक्सीनेशन। क्यों? क्योंकि प्राइवेट की इच्छा तो यह होती कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े रहे, तेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो और तेरी आमदन बढ़ती रहे। इसलिए जरूरत है साथियों, सरकारी ढांचे को बचाया जाए, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकारी स्कूल बचे जिनको ये प्राइवेट करना चाहते हैं, और जो लोक कल्याण की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों ने लड़के कानून बनवाए थे, चाहे निर्माण मजदूरों का, चाहे फैक्ट्री के मजदूरों का, चाहे अलग अलग जगह पर काम करने वाले मजदूरों के कल्याण बोर्ड बने थे, उस पैसे को भी ये लोग देश के बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। जैसे खेती को लेके ये लोग कानून लेके आए थे। तो आज मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए, आज दिन है, CITU भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और स्पष्ट तौर पर सीटू ने अपना घोषणा पत्र में लिखा है कि वो लड़ाई जो 1886 में शुरू हुई थी, बेशक उसको आज 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वो लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। वो खत्म तब होगी जब धरती पर से शोषण खत्म हो जाएगा, इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होगा। शोषण मुक्त की समाज की स्थापना किए बिना ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। ये झंडे लाल झंडे सड़कों के ऊपर ऐसे ही लहराते रहने चाहिए, अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रहना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति संभव है और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी ओर से अब तमाम साथियों को मजदूर दिवस की, ऐतिहासिक मई दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। 2 नारों के साथ सभी साथी जवाब देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया भर के मजदूरों एक हो।
दुनिया भर के मजदूरों एक हो, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।